हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद एसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक, ये चैप्टर जो है हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में, कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में। देखिए, जो प्रकाश की प्रकृति होती है ये किस तरीके की होती है, इसका नेचर कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो प्रकाश की प्रकृति होती है द्वैत प्रकृति होती है। कैसी? द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत का मतलब समझ रहे हो, दोहरी प्रकृति। ठीक, तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? दोहरी प्रकृति होती है, अर्थात इसका जो नेचर होता है वो ड्यूअल होता है। ठीक, कैसा होता है भाई? ड्यूअल होता है, अर्थात इसमें जो है दो गुण पाए जाते हैं। एक गुण होता है तरंग का और एक गुण होता है कण का। ठीक है, तो प्रकाश की कुछ घटनाएं थी, कुछ घटनाओं की जो व्याख्या है वो प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर की गई, और कुछ घटनाओं की जो व्याख्या है वो प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर की गई। तो इस आधार पर बताया गया कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो दोहरी होती है, ड्यूअल नेचर होता है। कुछ घटनाओं में यह तरंग की भांति व्यवहार करता है तथा कुछ घटनाओं में यह जो है कण की भांति व्यवहार करता है। जैसे तरंग की भांति बताया गया, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये सारे जो हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति के गुण होते हैं। जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कांपटन प्रभाव जो होता है वो प्रकाश की हमारी कण प्रकृति का गुण होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात और समझते हैं भाई, कि जो तरंग प्रकृति होती है वो दो प्रकार की होती है। तरंगे भी हमारी कितनी होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है हमारी अनुदैर्ध्य तरंग। बात समझिए भाई, एक हमारी कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और एक हमारी होती है अनुप्रस्थ तरंग। तो जो प्रारंभिक बात थी भाई, जो प्रारंभ में माना गया, प्रारंभ में जो हमारे वैज्ञानिक थे जैसे न्यूटन महोदय थे और हाइगेंस साहब थे, इन लोगों ने प्रकाश की जो तरंग प्रकृति में अनुदैर्ध्य प्रकृति माना था, कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, और इस अनुदैर्ध्य प्रकृति के आधार पर जो है इन्होंने परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, परावर्तन की, अपवर्तन की, व्यतिकरण की और विवर्तन की व्याख्या की। ठीक, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति के आधार पर जो हाइगेंस साहब थे उन्होंने परावर्तन की, अपवर्तन की, व्यतिकरण की और विवर्तन की व्याख्या की, इन घटनाओं की व्याख्या की भाई। ठीक, लेकिन जो है एक प्रकाश का एक गुण और होता है, वो प्रकाश का गुण है हमारा ध्रुवण, जिसे कहते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवण। तो जो प्रकाश की अनुदैर्ध्य प्रकृति थी वो प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाई, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाई। तो प्रारंभ में माना गया कि जो प्रकाश की प्रकृति थी वो अनुदैर्ध्य प्रकृति थी। कैसी थी? अनुदैर्ध्य प्रकृति थी, और अनुदैर्ध्य प्रकृति के आधार पर जो है परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या की गई। लेकिन जो प्रकाश की अनुदैर्ध्य प्रकृति थी वो प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाई। ठीक, उसके कुछ वर्ष पश्चात, लगभग 140 वर्ष पश्चात, एक वैज्ञानिक आए हमारे फ्रेनल। ठीक, उनका क्या नाम था? फ्रेनल महोदय। फ्रेनल महोदय ने देखा कि जो प्रकाश की, फिर उन्होंने पहले अनुदैर्ध्य प्रकृति पर सारे प्रयोग हुए थे, अनुदैर्ध्य प्रकृति मान ली गई थी। फिर बात जब फ्रेनल महोदय आए तो उन्होंने अनुप्रस्थ प्रकृति ली प्रकाश की। प्रकाश की प्रकृति को क्या माना? अनुप्रस्थ प्रकृति माना, और इस अनुप्रस्थ प्रकृति के आधार पर उन्होंने परावर्तन की व्याख्या की। ठीक, अनुप्रस्थ प्रकृति के आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या की, प्रकाश के इन गुणों की व्याख्या की। ठीक, लेकिन प्रकाश का जो एक अन्य गुण था प्रकाश का ध्रुवण, तो जब उन्होंने प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करनी चाहिए
तो जो अनुप्रस्थ प्रकृति थी, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति, उसने प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कर दी। अर्थात जो ध्रुवण का गुण देखा, तो ध्रुवण का गुण उन्होंने अनुप्रस्थ तरंगों में देखा। किसमें देखा? अनुप्रस्थ तरंगों में। उन्होंने देखा था कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनमें ध्रुवण का गुण पाया जाता है। और जब उन्होंने प्रकाश तरंगों पर अनुप्रस्थ तरंगों का जब प्रयोग किया तो प्रकाश तरंगें ध्रुवण की व्याख्या कर पाई। ठीक, तो इस आधार पर माना गया कि जो प्रकाश होता है उसमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण का गुण पाया जाता है। और ये सभी गुण जो होते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ तरंगों में पाए जाते हैं। तो उस आधार पर माना गया कि जो प्रकाश की हमारी प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति, वो कौन सी प्रकृति होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। कौन सी? अनुप्रस्थ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कौन सी होती है, ठीक, या प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती, दोनों होती हैं, तो अंत में जो हमारा कह सकते हैं, अंत में जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष के आधार पर बताया गया कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। अर्थात प्रकाश तरंगे हमारी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है, प्रकाश का वह कौन सा गुण है जिसके आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि हमारी जो प्रकाश तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक, कहा जाता है कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है जो इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी जो प्रकाश तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो प्रकाश का ये जो हमारा ध्रुवण होता है, ध्रुवण, प्रकाश का कौन सा गुण? ध्रुवण। प्रकाश का जो ध्रुवण गुण होता है ये हमारी इस बात की पुष्टि करता है कि जो हमारी प्रकाश तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्लियर भाई? ठीक है, तो अगर कभी कभी यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण वो कौन कौन सा गुण दर्शाता है, प्रकाश की कौन सी प्रकृति व्यतिकरण का गुण दर्शाती है, तो भैया देखिए अनुदैर्ध्य प्रकृति भी व्यतिकरण का गुण दर्शाती है, अनुप्रस्थ भी व्यतिकरण का गुण दर्शाती है। तो व्यतिकरण का गुण दोनों प्रकार की तरंगे दर्शाती हैं, विवर्तन का गुण दोनों प्रकार की तरंगे दर्शाती हैं, परावर्तन और अपवर्तन का भी गुण दोनों प्रकार की तरंगे दर्शाती हैं। केवल ध्रुवण एक ऐसा गुण है जो केवल और केवल प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। ठीक, और इसी के आधार पर प्रकाश की जो प्रकृति मानी गई थी वो कैसी मानी गई थी? अनुप्रस्थ मानी गई थी। क्लियर। तो ये हम लोगों ने पढ़ा द्वितीय प्रकृति, और द्वितीय प्रकृति के अंतर्गत हमने पढ़ा तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। तरंग प्रकृति के आधार पर हमने तरंगे दो प्रकार की पढ़ी हैं, एक पढ़ी थी अनुदैर्ध्य तरंग और एक पढ़ी थी अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग में कौन कौन से गुण होते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन का गुण होता है, तथा अनुप्रस्थ तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन के साथ साथ ध्रुवण का गुण होता है। और जब ध्रुवण का गुण भी प्रकाश ने दिखा दिया तो प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ माना गया। क्लियर। अब देखिए कण प्रकृति की बात करते हैं। तो कण प्रकृति का गुण होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव या काम्पटन प्रभाव क्या होता है भाई? जब कोई धातु होता है भाई, ठीक, उस धातु की सतह पर जब उचित ऊर्जा का फोटान आपतित होता है, उचित गतिज ऊर्जा का फोटान आपतित होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। और जो यह घटना होती है, यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है वो कण प्रकृति का गुण होता है। ठीक है, तो अगर भैया आपसे पूछा जाए कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो प्रकाश की प्रकृति द्वैती, ड्यूअल नेचर होता है, अर्थात दोहरी प्रकृति होती है। इसमें तरंग तथा कण दोनों का गुण पाया जाता है। प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है, ध्रुवण, परावर्तन और अपवर्तन की जो व्याख्या है वो प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर की गई, जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है वो प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर की गई। तो इससे स्पष्ट है कि प्रकाश कुछ घटनाओं में तरंग की भांति व्यवहार करता है और कुछ घटनाओं में कण की भांति व्यवहार करता है। ठीक, लेकिन जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी? अनुप्रस्थ। प्रारंभ में अनुदैर्ध्य मानी गई थी, लेकिन अनुदैर्ध्य प्रकाश की अनुदैर्ध्य प्रकृति जो थी वो प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या नहीं कर पाई थी, लेकिन अनुप्रस्थ प्रकृति ने प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या की थी। उस आधार पर प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ माना गया था। क्लियर भाई? तो ये प्रकाश के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय था कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा भाई जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो द्वैत होती है, अर्थात
द्वैती प्रकृति भी इसे कह सकते हो, दोहरी प्रकृति होती है। इसमें कण और तरंग का गुण पाया जाता है। ठीक, तो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं भाई तरंग प्रकाशिकी, ठीक, तथा हाइगेंस का सिद्धांत। तो भाई हम लोग यहाँ से प्रकाश के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा प्रारंभ में भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें इन चीज़ों का पढ़ना अनिवार्य है, अर्थात इन टॉपिक्स का पढ़ना अनिवार्य है। जैसे अभी हमने आपको व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण बताया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव बताया, तो इन सभी गुणों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश, शुरुआत हम करते हैं भाई इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश, लाइट जिसे कहते हो। ये क्या है भाई? लाइट। प्रकाश क्या है भाई? देखिए भाई, प्रकाश क्या है? जैसे आपका एक कमरा है, ठीक है, अभी उस कमरे में आप जाइए, उस कमरे में लाइट बल्ब आदि ना जलता हो रात के समय में, और आप उस कमरे में जाइए, आपको कोई कॉपी या कोई वस्तु उठानी हो कमरे से, तो आपको दिखाई देती है वस्तु? नहीं दिखाई देती है। जब उसको देखने के लिए आप माचिस, मोमबत्ती, बल्ब, टार्च इत्यादि का प्रयोग करते हो, तो आपको वो वस्तु क्या होती है? दिखाई देने लगती है। ठीक, तो टार्च, बल्ब, मोमबत्ती आदि जब जलाते हो तो ये क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। और यह प्रकाश जब किसी वस्तु से, तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें वस्तुएं क्या होती? दिखाई देती हैं। अर्थात प्रकाश के बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका जो प्रयोग होता है हम वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। क्लियर? तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रयोग हम वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। लेकिन एक बात भाई ये भी है कि अगर प्रकाश, जैसे एक हम टार्च लाएं भाई और आपके नेत्र पर डायरेक्ट उसका प्रकाश डाल दें, ठीक, तो क्या आप सामने रखी वस्तु को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। सूर्य में आप अपनी आंख मिलाइए और उसके बाद वस्तु को देखिए, क्या आप वस्तु को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। अगर आप रात में जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और सामने से कोई वाहन आता है, उसकी लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है, तो क्या आपको वस्तु कोई दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रकाश अगर डायरेक्ट हमारे नेत्रों पर पड़ता है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है, और जब प्रकाश किसी तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें वस्तुएं क्या होती? दिखाई देती हैं। क्लियर? तो प्रकाश जब किसी तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है तभी हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो प्रकाश की अगर हम पूरी बात करेंगे तो कह सकते हैं कि प्रकाश हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रयोग हम वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ता है तो ये हमारी आंख की रेटिना को उत्तेजित करता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब प्रकाश के हम गुणों की बात करते हैं भाई कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। आपने जनरली कुछ गुण पढ़े होंगे, हम उनके बारे में तो बताएंगे ही साथ आपको कुछ नए गुण जो हैं प्रकाश के, उनके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो प्रकाश के गुणों की बात करते हैं। ठीक, प्रकाश के गुण, तो भाई प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं। जैसे पहला गुण कहा जाए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है भाई? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, पहला तो गुण ये हुआ भाई। अब जैसे कोई आपसे कहे दिखाइए भाई प्रकाश कैसे सीधी रेखा में चलता है, आप किस आधार पर कह सकते हो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि जैसे आप कोई पेन ले लीजिए या कोई टार्च ले लीजिए, उस टार्च का प्रकाश आप डालिए, ठीक, टार्च का प्रकाश डालिए, आपको प्रकाश निकल रहा है। अगर उस प्रकाश के मार्ग में, जैसे हम ये प्रकाश है इस बोर्ड पर पड़ रहा है, इसके मार्ग में हम अपना हाथ लगा दें तो देखो हाथ की हमारी छाया यहाँ पर बन रही है कि नहीं बन रही है। तो छाया बनने का क्या तात्पर्य है कि प्रकाश सीधे ऐसे जा रहा था लेकिन ये इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो गया। तो अवरोध उत्पन्न होने के कारण ये इस अवरोध की छाया क्या करता है, पृथ्वी तल पर या बोर्ड पर आदि पर क्या करता है, बना देता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसको आप प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो? आप कोई वस्तु प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न कर दो तो प्रकाश उस अवरोध की छाया बना देता है, जिससे स्पष्ट होता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक, दूसरे गुण की बात करते हैं भाई, प्रकाश निर्वात में चलता है। प्रकाश निर्वात में चलता है। निर्वात
है ना, निर्वात में चलता है, अर्थात जहां पर वायु ना हो। निर्वात, वात मीन्स वायु, नि मीन्स ना हो, वात मीन्स वायु, जहां वायु ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। ठीक, तो जैसे प्रकाश हमारा आता है सूर्य से आता है, ग्रहों वो सूर्य और नक्षत्रों का जो प्रकाश आता है तो वो वायुमंडल की विभिन्न परतों से होता हुआ, वायुमंडल की विभिन्न परतों से होता हुआ जब हम तक पहुंचता है। ठीक है, जैसे वहाँ पर अब आगे निकलते हो आप ग्रह सूर्य से, फिर उसके चारों ओर जो होते हैं सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारा एक उपग्रह है पृथ्वी, तो इन सब हमारा एक उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी है हम लोगों का ग्रह, और पृथ्वी का एक जो है प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। ठीक, तो चंद्रमा इत्यादि से होकर हमारे पास आता है, तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, अर्थात वायु नहीं पाई जाती, निर्वात पाया जाता है, तो उस मार्ग से हम लोगों तक आता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश निर्वात में चलता है। ठीक, तीसरे गुण की बात करें भाई, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक बेटा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर। ठीक, तो प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब यहाँ से एक बात और देखिए, एक क्वेश्चन बनता है भाई, देखिए अगर हम प्रकाश की चाल पूछे सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है, तो माध्यम की हम बात करते हैं, एक तो होता है निर्वात जहाँ पर वायु इत्यादि ना पाई जाती हो, उसके बाद वायु, फिर जल, फिर ठोस या वायु द्रव, वायु को गैस भी कह सकते हो, गैस द्रव ठोस, उल्टा लिखा है भाई। तो जहाँ पर अणु दूर दूर होंगे वहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो होती है प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। कहाँ पर होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। उससे कम किस में होती है, गैस में होती है। ठीक, गैस से कम किस में होती है, द्रव में होती है। द्रव से कम किस में होती है, ठोस में होती है। अब ठोस 2 प्रकार का हो सकता है, एक पारदर्शी और एक अपारदर्शी। वैसे द्रव भी 2 प्रकार का हो सकता है, पारदर्शी और अपारदर्शी। तो पारदर्शी द्रव और ठोस में प्रकाश की चाल होगी, लेकिन जो अपारदर्शी होगा उसमें कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो ठोस में प्रकाश की चाल 0 होती है। तो यहाँ से अगर पारदर्शी ठोस है जैसे कांच, उसमें प्रकाश चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर अपारदर्शी है तो उसमें प्रकाश नहीं जाएगा। तो निर्वात में सबसे अधिक, उससे कम गैस में, उससे कम द्रव में, और द्रव से कम ठोस में। लेकिन द्रव और ठोस पारदर्शी है या अपारदर्शी है इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो और एक होती है ध्वनि। ध्वनि के बारे में आप जानते हो भाई, ध्वनि क्या होती है, जो हमारी वायु मुंह से जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी मुंह से क्या निकल रही है, ध्वनि निकल रही है। ठीक, ध्वनि की चाल की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड चाल पर ताप पर ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है भाई, 332 मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए प्रकाश की चाल ताप पर निर्भर नहीं करती, वो माध्यम पर निर्भर करती है, लेकिन ध्वनि की चाल जो होती है ताप के साथ माध्यम पर भी निर्भर करती है। ताप की जो सबसे अधिक चाल, वो ध्वनि की जो सबसे अधिक चाल होती है वो ठोस में होती है। किस में होती है, ठोस में। ठीक, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में। ठीक, उससे कम किस में होगी, उससे कम होती है द्रव में। द्रव से कम किस में, गैस में, है ना। और गैस से कम किस में होगी, निर्वात में। निर्वात में जो ध्वनि होती है इसकी चाल 0 होती है। कितनी होती है भाई, 0। निर्वात में ध्वनि की चाल 0, ठोस में सबसे अधिक, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। तो ये ध्वनि की चाल के बारे में हुआ। अब क्वेश्चन जैसे कभी कभी आपसे पूछता है या कभी हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश के समय जब आकाश में बिजली कड़कती है तो उस स्थिति में हमको प्रकाश पहले दिखाई देता है, लेकिन ध्वनि हमको बाद में सुनाई देती है। इसका क्या रीजन होता है भाई, इसका रीजन है घटना दोनों एक साथ ही घटित होती हैं, पर जो है
हमको लाइट पहले दिखाई देती है लेकिन ध्वनि उसकी बाद में सुनाई देती है। तो इसका क्या रीजन होता है? जो प्रकाश होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो प्रकाश की चाल अधिक होने के कारण ये हमारे नेत्रों तक जल्दी पहुंच जाता है, इसलिए हमको ये पहले दिखाई देता है। जबकि ध्वनि की चाल जब कम होती है तो कम होने के कारण ये हमारे नेत्रों पर देर में पहुंचती है, इसलिए हमको वो हमारे कानों में देर में पहुंचती है, इसलिए हमको ये देर में सुनाई देती है। ठीक है, अब एक बात और यहाँ से पढ़ते हैं भाई, ये तो हम लोगों ने पूर्व ज्ञान के आधार पर पढ़ा था। अब प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश कहाँ चलता है? निर्वात में चलता है। जब प्रकाश निर्वात में चलता है तो यहाँ से बेटा हम ये कह सकते हैं, निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु इत्यादि ना हो। तो इस आधार पर हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई? प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती भाई। माध्यम का मतलब समझ रहे हो? के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, प्रकाश के संचरण के लिए बेटा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब एक बात समझिए भाई, यहाँ से जब प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो इस कथन का मतलब क्या है? माध्यम क्या होता है? माध्यम क्या है? अब जैसे यहाँ पर माध्यम क्या है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो किस भाषा में बोल रहे हैं? हिंदी में। तो आपके पढ़ने का माध्यम क्या हुआ? हिंदी हुआ। ठीक, हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर किसके सहारे लिख रहे हैं? मार्कर के सहारे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखने का हमारा माध्यम क्या हुआ? मार्कर हुआ। ठीक, वैसे ही ध्वनि को, प्रकाश को चलने के लिए जो होती है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम मार्कर हमारे पास ना होता, हम इस पर लिखना शुरू कर देते। ठीक, कैसे लिखते? ऐसे ही लिखते, बोलते लिखता चला जाता। तो इसका मतलब यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो माध्यम है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर गमन के पदों में कहें तो हम कह सकते हैं कि वह भौतिक साधन जिसका प्रयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए करते हैं, क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। ठीक है, वह भौतिक साधन जिसका प्रयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए करते हैं, क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। तो हमने कहा भाई प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अब एक बात और समझिए भाई, जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन समस्त तरंगों को हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे कहते हैं बेटा? वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक, तो जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, उन सभी तरंगों को हम कहेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अंतर्गत हमारी ये 7 तरंगे आती हैं भाई, जैसे होती हैं। ये हम आपको एक सूत्र लिख रहे हैं जो हमारे द्वारा रचित है। ठीक है, गाये पद असुर, गा का मतलब गामा, ठीक, ए का मतलब एक्स, पा का मतलब पराबैंगनी, ठीक, और दा का मतलब दृश्य, आ मीन्स औरत, सा मीन्स सूक्ष्म और रा मीन्स रेडियो। और इस सूत्र का एक सबसे अच्छा फॉर्म कि जैसे जैसे हम गा से रा की तरफ जाते हैं तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाती, वेवलेंथ का ये इंक्रीजिंग आर्डर है। ठीक, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी 7 तरंगे होती हैं और इन 7 तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं भाई? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त हम कुछ गुण पढ़ते हैं, जैसे आपने परावर्तन का गुण पढ़ा है, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, परावर्तन किसे कहते हैं हमने आपको पढ़ाया है। ठीक, दूसरी बात कहते हैं अपवर्तन का गुण होता है, ये भी हमने आपको पढ़ाया है। ठीक, अगला गुण वर्ण विक्षेपण, इसके बारे में भी हमने आपको पढ़ाया है। अगले गुण की हम बात करते हैं भाई, कौन सा? व्यतिकरण का गुण। भैया कौन सा गुण? व्यतिकरण का गुण, इंटरफ्रेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब व्यतिकरण क्या होता है कि जैसे आप देखिए भाई, दो एक जैसी, कैसी भाई? जैसे व्यतिकरण का गुण भी हमने आपको बताया। व्यतिकरण का गुण अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों में पाया जाता है। ठीक, तो व्यतिकरण में क्या होता है? दो एक जैसी कहने का तात्पर्य क्या है? दोनों तरंगे या तो अनुप्रस्थ हों या दोनों तरंगे अनुदैर्ध्य हों।
चाहे दोनों तरंगे अनुप्रस्थ हों या दोनों तरंगे अनुदैर्ध्य हैं, एक साथ एक दिशा में जब चलती हैं तो ये माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे माध्यम में जा रही हैं तो ये माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर अध्यारोपित होती हैं। क्या होती? ओवरलैप होती हैं। तो जब ओवरलैप होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या होता है? माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता घट जाती है। अब जैसे प्रकाश तरंगें थी तो प्रकाश की तीव्रता क्या होती? बढ़ जाती है कुछ बिंदुओं पर, और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। ठीक, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, ठीक है, इस तो बढ़ जाएगी प्रकाश तरंगों की तीव्रता जहाँ बढ़ती है और एक स्थान पर क्या होती है? घटती है। तो यह जो घटना होती है यही क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है, तो व्यतिकरण क्या होता है? जब दो एक जैसी तरंगे एक साथ एक दिशा में संचरित होती हैं तो ये तरंगे माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर अध्यारोपित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता घट जाती है। तो प्रकाश तरंगों की तीव्रता में होने वाला जो ये उतार और चढ़ाव होता है, यही हमारा क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? व्यतिकरण कहलाता है। अब कहाँ पर तीव्रता बढ़ती है, कहाँ पर तीव्रता घटती है, ये भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। दो तरंगों की हमने बात की थी, कितनी? दो तरंगे। अगर दोनों तरंगे समान कला में एक दूसरे से मिलेंगी, समान कला का मतलब समझ रहे हो, अभी कला के बारे में बताएंगे। तो समान कला का मतलब जैसे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है अनुप्रस्थ तरंगे हमारी सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं। कैसे चलती हैं? सुरंग और गर्त के रूप में। सुरंग और गर्त का मतलब समझ रहे हो कि अपनी साम्य स्थित के ऊपर की ओर का विस्थापन ये सुरंग कहलाता है। ठीक, नीचे की ओर का अधिकतम विस्थापन गर्त कहलाता है। ठीक, जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती वो संपीडन और विरलन के रूप में चलती हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, पढ़ा है आपने। तो समान कला का मतलब क्या है? अगर पहली तरंग का सुरंग दूसरी तरंगिका के सुरंग से मिलेगा, ठीक, या पहली तरंगिका का गर्त दूसरी तरंगिका के गर्त से मिलेगा, यह अनुप्रस्थ होगी तब। अगर अनुदैर्ध्य है तो पहली तरंग का संपीडन दूसरे के संपीडन से मिलेगा, पहली का गर्त दूसरी के गर्त से मिलेगा। तो ये समान कला में है, सुरंग सुरंग, गर्त गर्त, संपीडन संपीडन, विरलन विरलन। तो ये कैसी कलाएं हैं? समान कलाएं हैं। तो जब समान कला में अध्यारोपित होंगी तो परिणामी तीव्रता हो जाती है बढ़। परिणामी तीव्रता क्या होती? बढ़ जाती है। और वहां पर जो व्यतिकरण होता है उस व्यतिकरण को हम लोग बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण बेटा? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर? उस व्यतिकरण को हम कौन सा व्यतिकरण कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण। और जहां पर विपरीत कला में मिलती है, विपरीत कला का मतलब समझ रहे हो, पहली तरंग का सुरंग दूसरी तरंग का गर्त, पहली का सुरंग दूसरी का गर्त, दूसरी का गर्त पहली का सुरंग, ठीक, या पहली का हम कह सकते हैं संपीडन दूसरे का विरलन। इस तरीके से विपरीत कलाओं में मिलती हैं तो उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता घटती है और वहां पर जो व्यतिकरण होता है उस व्यतिकरण को हम कहते हैं समपोषी विनाशी व्यतिकरण। कौन सा बेटा? विनाशी। जहां तीव्रता अधिक होगी उसे समपोषी, जहां तीव्रता कम होगी उसे विनाशी। ये घटना व्यतिकरण कहलाती है। ठीक, अगली बात हम करते हैं भाई घटना नंबर 9 की, विवर्तन। ठीक, विवर्तन क्या होता है भाई? अब जैसे अब देखिए भाई, आपने देखा होगा आपके घरों में जहां से प्रकाश गुजरता है भाई, विवर्तन जो होता है वो प्रकाश की तरंगों का गुण होता है। ठीक, क्या होता है भाई विवर्तन? जैसे आप देखिए, ये ध्वनि तथा जो है प्रकाश दोनों में पाया जाता है। जैसे आप देखिए प्रकाश, आपके घरों में प्रकाश आता है तो आप घरों में विंडो इत्यादि रोशनदान आदि लगाते हो प्रकाश आने के लिए। तो देखिए जब प्रकाश कभी उस रोशनदान से निकलता है, वो रोशनदान उसके लिए छिद्र का कार्य करता है, वहाँ से निकलता है तो वह छिद्र के किनारों पर मुड़ जाता है। वह प्रकाश जो होता है उस छिद्र के किनारों पर मुड़ जाता है। तो प्रकाश की जो यह घटना होती है, यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती? प्रकाश का विवर्तन। तो विवर्तन क्या होता है कि यदि हम प्रकाश के मार्ग में कोई सूक्ष्म अवरोध उत्पन्न कर दें तो प्रकाश इन अवरोध के किनारों पर मुड़कर दूसरी ओर निकल जाता है। तो जो प्रकाश की यह घटना होती है, यही घटना हमारी क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब अगली बात हम करते हैं ध्रुवण की, जिसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ये बेटा ध्रुवण क्या होता है? अगर हम ध्रुवण की बात करें तो जैसे आप देखते हो साधारण प्रकाश जो होता है, समझिए हमारी बात को,
जो साधारण प्रकाश होता है, जैसे बल्ब से जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश हमारा साधारण प्रकाश होता है। जो ये साधारण प्रकाश होता है ये सभी दिशाओं में फैलता है, बल्ब से निकला चारों दिशाओं में फैल गया, ठीक। तो ये जो प्रकाश होता है ये प्रकाश हमारा आध्रुवित प्रकाश कहलाता है। कैसा प्रकाश कहलाता है? आध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ठीक। लेकिन आप देखते हो जैसे डिस्को लाइट होती है, देखा होगा आप लोगों ने, डिस्को लाइट में एक प्रकाश निकला बस सीधा जाके पड़ा बीम के रूप में, ठीक। वो जो प्रकाश निकलता है एक पुंज के रूप में, कैसे चले? प्रकाश पुंज के रूप में जब चलता है, अर्थात सभी दिशाओं में ना फैलकर केवल एक ही दिशा में फैले, ठीक है। सभी दिशाओं में ना जाकर केवल किधर चले, उसके जो कणों के कंपन हो वो केवल एक ही दिशा में हो। तो ये जो प्रकाश होता है ये प्रकाश हमारा कौन सा प्रकाश कहलाता है? ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश? ध्रुवित प्रकाश, ठीक। तो आध्रुवित और ध्रुवित में समझ गए। जैसे आप जानते हो भाई कि आपकी जो वाहन होता है, जैसे ट्रक है, कार है आदि है, तो इनका जो शीशा होता है, ठीक, वो जब टूटता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। कैसे? छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और साधारण कांच तोड़िए तो बड़े बड़े टुकड़े दिखते हैं। तो ये जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है ये पोलराइज्ड किया होता है, पोलराइड होते हैं। क्या होते हैं? पोलराइड। तो देखिए ध्रुवण क्या होता है, जब साधारण प्रकाश को, जो बल्ब से प्रकाश निकलता है उसे हम आध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस आध्रुवित प्रकाश को किसी हम टूरमैलीन क्रिस्टल या पोलराइड क्रिस्टल से गुजारते हैं। तो गुजरने के पश्चात जो प्रकाश निकलता है उस प्रकाश में प्रकाश वैद्युत वेक्टर के केवल किधर हो? एक ही दिशा में हो। किधर हो? वो प्रकाश सभी दिशाओं में ना फैलकर किधर फैले, केवल एक ही दिशा में फैलता है। तो वह प्रकाश हमारा ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तथा प्रकाश की जो घटना होती है वही घटना क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है, ठीक। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है कि जो हमारा साधारण प्रकाश होता है, साधारण प्रकाश में प्रकाश वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं वो सभी दिशाओं में होते हैं। जब इस साधारण प्रकाश को हम किसी टूरमैलीन या जो है पोलराइड क्रिस्टल से गुजारते हैं तो यह जो प्रकाश होता है इनसे पारगमित होता है जब दूसरी ओर निकलता है। तो इसमें प्रकाश वैद्युत वेक्टर के कंपन केवल एक ही दिशा में होते हैं और जो यह घटना होती है यही घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती। ये हम आपको संक्षिप्त परिचय बता रहे हैं। अभी ये पूरे चैप्टर हैं, इनके बारे में पढ़ना है, लेकिन ध्रुवण इस टाइम आपके सिलेबस से हटा दिया गया है तो इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हुआ। एक घटना और हम पढ़ लेते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। प्रकाश तरंगों में जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का गुण होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जो होता है, ठीक, जब उचित ऊर्जा का जो प्रकाश होता है किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और यह जो प्रकाश की घटना होती है यही घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तो ये हमारे प्रकाश के कुछ प्रमुख गुण थे। इन गुणों के बारे में हमने चर्चा की। देखिए इनसे एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है जो इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश में अनुप्रकाश की जो प्रकृति होती है, प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो कौन सा गुण है भाई? अभी बनाया था फिगर, प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। तो ये चैप्टर का हमारा थोड़ा संक्षिप्त परिचय था। अब कल से हम लोग जो अगले वीडियो में हम लोग हाइगेंस के बारे में पढ़ेंगे, तरंगाग्र के बारे में पढ़ेंगे, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन दबाएंगे जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है। धन्यवाद। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर।